हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज हम फूड प्रिजर्वेशन एंड प्रिपरेशन या फूड प्रिपरेशन एंड प्रिजर्वेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हम इसके ऊपर ऑलरेडी 2 क्लासेस लगा चुके हैं जिसमें हमने ऑलमोस्ट अपना टॉपिक जो है वो कवर कर लिया था। और इस वीडियो में हम अपना बचा हुआ टॉपिक कवर कर लेंगे और इसके बाद इस वीडियो के बाद हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ये इस टॉपिक पे लास्ट वीडियो है। पर मैं आपको बता दूं, जो नए व्यूअर्स हैं, जो नया देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, उनको कि हम अभी यूजीसी नेट के प्रिपरेशन की कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं नेट के एग्ज़ाम की। ये जेआरएफ एंड यूजीसी नेट दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और साथ में हमने अभी एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है जो कि हमारा फूड ग्रुप्स टॉपिक है। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है मैं थोड़ा आपको डिटेल में नहीं, आपको थोड़ा सा समरी बता देती हूँ। हमने फूड ग्रुप्स के बारे में पढ़ा है, फूड क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, और हेल्थ क्या होती है, हेल्थ के डायमेंशंस क्या होते हैं, और वैदिक ट्रेडिशन के हिसाब से फ़ूड कितने टाइप का होता है, फ़ूड के क्या फंक्शंस होते हैं, वो सारे हमने डिटेल में करे हैं। और हमने फूड ग्रुप्स का क्लासिफिकेशन किया है। हमने सोर्सेज ऑफ जो फूड है, कहाँ से हमें फ़ूड मिलता है, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन किया है। और हर एक फूड को, चाहे वो आपका वेजिटेबल का सोर्स हो या आपका एनिमल का सोर्स हो, हर एक फूड को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। उसके बाद में हमने इनमें यही डिस्कस किया है कि इनमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। और हमने मिल्क प्रोडक्ट्स के बारे में जाना है कि कौन कौन से मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, कितने तरीके के होते हैं। इसमें फर्मेंटेड, नॉन फर्मेंटेड, 2 तरीके के मिल्क प्रोडक्ट्स के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है। उसके बाद में हमने इसमें पैस्चराइजेशन ऑफ मिल्क के बारे में पढ़ा है। क्या पैस्चराइजेशन होता है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कैसे हम अपने खाने को या अपने मिल्क को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। उसके बाद ये तो हमारा फूड ग्रुप्स का पूरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया था। इसके बाद हमारा ये जो फूड प्रिपरेशन एंड प्रिजर्वेशन टॉपिक है ये हमने शुरू किया था। और इसमें अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ। सबसे पहले हमने फूड प्रिपरेशन क्या होता है और फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। फिर हमने कुकिंग क्या होती है और क्या कुकिंग के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये हमने डिस्कस किया है। प्रीलिमिनरी प्रिपरेशंस क्या होती हैं और कैसे हम करते हैं और कौन कौन सी होती हैं उनको हमने डिटेल में डिस्कस किया है। जैसे कि हमने प्रोसेसिंग को, कोटिंग को डिस्कस किया है। और कुकिंग क्या होती है इसको डिस्कस किया है। कुकिंग के क्या बेसिक फैक्ट्स होते हैं, कौन कौन से कुकिंग के मेथड्स होते हैं। अभी फ़िलहाल हमारे कुकिंग के मेथड्स चल रहे थे जिसमें हमने सारे मेथड्स को डिस्कस किया है, जैसे कि पोचिंग, स्टूइंग, सॉटिंग और स्टीमिंग कितने तरीके की होती है ये भी हम पढ़ चुके हैं। पैन ब्रॉयलिंग या रोस्टिंग क्या होता है, बेकिंग क्या होती है और कितने टाइप की होती है ये भी हमने डिटेल में देखा है। फूड स्पॉइलेज क्या होती है, क्यों फूड स्पॉइलेज ऑकर होती है, क्या क्या कारण होते हैं। फर्मेंटेशन क्या होता है, फूड प्रिजर्वेशन के क्या प्रिंसिपल्स हैं और मेथड्स क्या हैं जिनसे हम खाने को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ये सब हम अभी तक कर चुके हैं। अब हमारा जो इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक है वो कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम कैनिंग के बारे में बात करेंगे। ये सारे इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से या यूजीसी नेट जेआरएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ये हमें पता होने चाहिए। सो कैनिंग क्या होती है? टू प्रिवेंट रिकंटामिनेशन, खाने को ख़राब होने से बचाने के लिए हम कैनिंग करते हैं। कैनिंग इन्वॉल्व करते हैं कि इन्वॉल्व करती है कि हम इसमें एक टेम्परेचर को अप्लाई करते हैं फूड पे एज हाई इनफ टू डिस्ट्रॉय एसेंशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हम इतना टेम्परेचर एक खाने पे अप्लाई करते हैं कि उस खाने में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएं, वो ख़त्म हो जाएं। present in it plus airtight sealing in sterilized containers.
स्टेरिलाइज कंटेनर्स तो आपको पता ही होंगे क्या होते हैं, जैसे कि हमारे मिल्क के कैन्स हो गए या कोई भी आपका खाने का प्रोडक्ट है उसका कैन हो गया, उनको पहले स्टेरिलाइज किया जाता है ताकि उनमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना रहें। और हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए ही कैन में खाने को जो है वो रखते हैं, और जो कि सील्ड कंटेनर्स होते हैं। और स्टेरिलाइज होता है कि हम पानी के अंदर इसको एक अमाउंट ऑफ टेम्परेचर पे हीट करके या बॉईल करके कंटेनर्स को स्टेरिलाइज कर लेते हैं ताकि सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स निकल जाएं। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फूड एंड काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द डिग्री ऑफ हीट एंड ड्यूरेशन ऑफ हीटिंग टाइम कैन वेरी और डिफरेंट। जो हमारा अब ये क्या होता है, कैनिंग किस तरीके से हम करते हैं, तो कैनिंग डिपेंड करती है कि किस तरीके का खाना आपने लिया है, किस तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस खाने में प्रेजेंट हो सकते हैं, उस पर सब डिपेंड करता है कि हमें कितनी हीट एक फूड को, एक कैन को देनी है, कितने टाइम पीरियड के लिए देनी है। ये सब हमारे खाने और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करता है। तो कैनिंग क्या होती है ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन हम एसिड फूड्स और नॉन एसिड फूड्स दोनों की कैनिंग करते हैं। अब ये टर्म क्या होती है ये भी हम समझ लेते हैं। कैनिंग एसिड फूड्स क्या होते हैं, जैसे कि ऐसे जूसेस हो गए जो मार्केट में आपको मिलते हैं जिनमें थोड़ा एसिड होता है, जिनमें हम बोल सकते हैं खट्टा फ्लेवर होता है, लेमन फ्लेवर होता है। तो जो टमाटोज़, फ्रूट जूसेस या दूसरे एसिड फूड्स होते हैं, दोज हैविंग अ pH ऑफ 4.4, ऐसे फूड्स जिनका जो pH होता है वो 4.4 या 4.4 से कम होता है, आर मोर ईज़ली प्रोसेस देन लो एसिड फूड। हम इनको बहुत ईज़िली प्रोसेसिंग कर सकते हैं, इनको कैंस में बंद कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द लो एसिड फूड्स, जिन फूड का एसिड बहुत ज़्यादा लो होता है उसके कंपैरिजन में। बिकॉज एसिड एड्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि एसिड क्या करता है, एसिड कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ख़त्म होने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उनको ख़त्म करने के लिए, उनके डिस्ट्रक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। बाय हीट जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इफ़ देयर इंटरनल टेम्परेचर रीचेज अप टू 82.2 डिग्री सेल्सियस। एसिड फूड्स कैन बी प्रोसेस्ड सेफली। अगर हमारे जो ये एसिड फूड्स होते हैं, जब हम इनको हीट करते हैं कैंस में डाल करके, सील्ड कैंस में डाल करके, ताकि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाएं, तो अगर इन फूड्स का अंदर का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है वो 82.2 डिग्री सेल्सियस तक रीच हो जाता है, तो आराम से हम इनको प्रोसेस कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता भी है, इतना टेम्परेचर चला जाता है क्योंकि इनमें एसिड प्रेजेंट होता है। तो ये तो हो गई हमारी बात कैनिंग एसिड फूड्स की। तो कैनिंग क्या होती है ये भी हमने देख लिया, और एसिड फूड्स की कैनिंग क्या होती है ये भी हमने देख लिया। और कितना पीएच ज़रूरी होता है, 4.4 या 4.4 से कम पीएच के जितने भी एसिड फूड्स होते हैं हम उनको ईज़िली प्रोसेस कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द लो एसिड फूड्स। और कितना इंटरनल टेम्परेचर चला जाता है हीट करने पे, वो होता है 82.2 डिग्री सेल्सियस। अब हमारे पास आता है कैनिंग ऑफ नॉन एसिड फूड्स। टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म करने के लिए द सील्ड कैन इज़ हीटेड एंड प्रोसेस्ड एट 121.1 डिग्री सेल्सियस इन एन ऑटोक्लेव फॉर 60 मिनट्स। एक ऑटोक्लेव में, एक कंटेनर में हम हमारे जो नॉन एसिड फूड्स होते हैं, जो उन फूड्स के जो सील्ड कैन्स होते हैं, बंद कैन होते हैं, डिब्बे होते हैं, उनको हम 121.1 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे हीट करते हैं 60 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए। कैन इज़ कूल्ड बाय अप्लाइंग और डिपिंग इन कोल्ड वाटर। फिर जब हम उसको हीट कर लेते हैं, हीट करने के बाद में हम कैन को ठंडा करते हैं, या तो कोल्ड वाटर अप्लाई करके उस पे छिड़क के, या फिर हम अपने कैन को डिप कर देते हैं, डुबो देते हैं कोल्ड वाटर में। द फूड इज़ दैन पैक्ड इन इट। फिर हम खाने को उसमें पैक कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा कैनिंग ऑफ नॉन एसिड फूड्स, हम कैसे कैनिंग करते हैं नॉन एसिड फूड्स की, जो हमारे कैन्स होते हैं जिनको हमने सील करना होता है, हम उनको 121.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हीट करते हैं। 121.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हम उसको हीट करते हैं, और हीट हम उसको 60 मिनट्स के लिए करते हैं, 1 घंटे के लिए करते हैं। और हीट करने के बाद में हम क्या करते हैं, कैन को कोल्ड वाटर जो होता है वो अप्लाई कर देते हैं या डिप कर देते हैं कैन को उसमें। और इस तरीके से हम फिर बाद में जब वो कैन ठंडा हो जाता है, उसके अंदर हम अपने जो खाना होता है उसको
पैक कर लेते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि हमारा है न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ कैन फूड्स कैन बी प्रिजर्व बाय। अब जो ये कैन फूड्स होते हैं, इनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, हम कैसे बचा सकते हैं कि इन कैन फूड्स की, भाई ऐसा माना जाता है कि जो कैन फूड्स होते हैं उनमें न्यूट्रिटिव वैल्यू बिल्कुल भी नहीं होती है, या हम कोई भी जूस पीते हैं, लिक्विड डाइट लेते हैं बाहर से, जो ये बॉटल्स आती हैं जूसेस की, कोल्ड ड्रिंक्स की, इनमें भी कहा जाता है कि बिल्कुल भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं होते। तो हम किस तरीके से अपने न्यूट्रिटिव वैल्यू अपने खाने की इन कैंस के अंदर बचा सकते हैं? सो हम न्यू मेथड यूज़ कर सकते हैं विच इन्वॉल्व अ शॉर्ट हाई टेम्परेचर हीटिंग प्रोसेस। मतलब हम कम समय के लिए बट हाई टेम्परेचर पे अपने खाने की हीट प्रोसेस करें, उसको हीटिंग दे, उसको हीट करें, एग्जॉस्टिंग द एयर फ्रॉम द कैन में से या तो पूरी हवा ही निकाल दो बिफोर इट सील। जब आप उसको सील करने जा रहे हो उससे पहले आप सारी जो हवा है कैन की वो बाहर निकाल दो। हैज़ कट डाउन द ऑक्सीडेटिव लॉसेज ऑफ विटामिन्स। इनसे जो ऑक्सीडेटिव लॉस होता है विटामिन्स का, उसको हम बचा सकते हैं। नेक्स्ट है कि प्रिवेंटिंग ओवर कुकिंग ऑफ द फूड। हम अपने खाने की ओवर कुकिंग को रोक करके भी अपने खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं। कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कैन वॉल ड्यूरिंग स्टोरेज न्यूट्रिटिव लॉसेस टेक प्लेस। हम अपने खाने को अगर अच्छे से स्टोर करके रखेंगे तब भी हम न्यूट्रिटिव लॉस से अपने खाने को बचा सकते हैं। तो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम अपने खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं जो हमारा कैन के अंदर खाना बंद होता है? एक तो है कि हम शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए बट हाई टेम्परेचर पे हीट प्रोसेसिंग दे सकते हैं। दूसरा ये है कि हम अपने खाने को कैन में सील करने से पहले ही सारी हवा बाहर निकाल सकते हैं। तीसरा ये है कि आप ओवर कुकिंग को अवॉइड कर सकते हो और स्टोरेज अच्छे से कर सकते हो अपने खाने की, जिससे आपके न्यूट्रिटिव लॉसेस टेक प्लेस नहीं करते हैं। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय ऑस्मोटिक प्रेशर। हम अपने खाने को ऑस्मोटिक प्रेशर से भी प्रिजर्व कर सकते हैं। जैम्स, पिकल्स को हम प्रिजर्व कर सकते हैं बाय द प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस। वाटर इज़ विड्रॉन फ्रॉम माइक्रोबियल सेल। जो माइक्रोबियल सेल होती है उसमें से पूरे पानी को बाहर निकाला जाता है when placed in dissolved substances of sugar and salt solution। जब भी हम किसी भी चीज़ को ऑस्मोसिस तो हमें पता ही है क्या होता है, मतलब आप किशमिश ले लो, किशमिश में को जब आप भिगो करके रखते हो पूरी रात तो वो फूल जाती है, तो वो ऑस्मोसिस टेक प्लेस करता है, जो पूरा उसका जो वाटर है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसी तरीके से हम ऑस्मोसिस से अपने खाने को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। जैसे कि हम पिकल बनाते हैं तो उसके अंदर हम सॉल्ट डाल देते हैं, जिससे जो सॉल्ट होती है वो अपना पानी छोड़ती भी है और पानी को एब्जॉर्ब भी कर लेती है। माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म इज़ हॉल्टेड एज अ रिज़ल्ट ऑफ वाटर लॉस। माइक्रोबियल जो मेटाबॉलिज्म होता है वो हॉल्टेड होता है, वो टेक प्लेस करता है वाटर लॉस की वजह से। एंड हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इनहिबिट्स माइक्रोबियल ग्रोथ। जो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकता है, बट इट कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बट हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम किल नहीं कर सकते। इन टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर ईस्ट एंड मोल्ड्स आर रिलेटिवली रेजिस्टेंट। बहुत ज़्यादा हाई ऑस्मोटिक प्रेशर में ईस्ट और मोल्ड जो होते हैं वो इसको रेजिस्ट करते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते हैं। फूड्स कैन बी प्रिजर्व बाय ऑस्मोटिक प्रेशर इन 2 वेज। 2 तरीके से हम ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा अपने खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं। पहला है कि हम हाई कंसंट्रेशन ऑफ शुगर मेथड यूज़ कर सकते हैं, और जो दूसरा है वो है हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट यूज़ कर सकते हो आप। मतलब आप अपने खाने में एक तो शुगर बहुत ज़्यादा डाल करके अपने खाने को प्रिजर्व कर सकते हो, और दूसरा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने सॉल्ट को डाल के अपने खाने को प्रिजर्व कर सकते हो। आप कैसे कर सकते हो वो देख लेते हैं। सबसे पहले है कि हम देखते हैं बाय हाई कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। ज़्यादा शुगर ऐड करके हम अपने खाने को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। जैम्स, जेलीज, जो पल्पी फ्रूट्स होते हैं जैसे कि गुआवा, ग्रेप्स, बनानास, एप्पल, मैंगोज़ एंड पाइनएप्पल आर सूटेबल टू मेक जैम्स एंड जेलीज। बनाने के लिए ये यूज़फुल होते हैं। पैक्टिक एसिड एंड शुगर इसमें ज़रूरी होता है जैम को बनाने के लिए। टू मेक जैम्स एंड जेलीज यूज़ एनी पल्पी फ्रूट एंड पैक्टिक एसिड एंड शुगर तो ज़रूरी होता ही है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। और पैक्टिन जो है वो फ्रूट शुड बी जस्ट राइप होना चाहिए
when the pectin content is high for making jams and jellies। ये एक नोट है कि हमेशा फूड राइपन होना चाहिए, हमें राइप फ्रूट को यूज़ करना चाहिए। जब भी पैक्टिन हम बहुत हाई अमाउंट में यूज़ करते हैं, हाई कंटेंट यूज़ करते हैं मेकिंग जैम्स एंड जेलीज, तो बेसिकली यही है कि हम अगर अपने खाने में बहुत ज़्यादा शुगर यूज़ कर रहे हैं तो उससे भी हमारा खाना जो है वो थोड़े टाइम के लिए प्रिजर्व रह सकता है, अगर हम उसको अच्छे से स्टोर भी नहीं कर रहे हैं तो भी। और अगर हम उसे स्टोर करके रखते हैं तो वो और ज़्यादा लंबे समय तक के लिए चलता है। हम सॉल्ट को ऐड कर सकते हैं। इन सॉल्टिंग एंड पिकलिंग फूड आर ऑल्सो प्रिजर्व बाय द प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। सोडियम क्लोराइड मोस्ट कॉमनली यूज इनऑर्गेनिक प्रिजर्वेटिव है जो हम अपने घर में यूज़ करते ही हैं। इट इज़ अप्लाइड डायरेक्टली टू द फूड, हम इसको अप्लाई करते हैं, या फिर हम ब्राइन सोल्यूशन में, फाइन सोल्यूशन में, मतलब इसका एक सोल्यूशन बना करके भी हम यूज़ करते हैं इसको टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ताकि हम अपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को प्रिवेंट कर सकें। एंड टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनफ सॉल्ट हमें चाहिए होती है सो एज़ टू परमिट लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन टू टेक प्लेस। नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम क्लोराइड प्रिजर्व्स द फूड बाय द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। अभी हमने बात की सोडियम क्लोराइड की कि सॉल्ट जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा हमारे खाने को प्रिजर्व करके रखता है। अब किस तरीके से ये प्रिजर्व करता है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स ये फॉलो करता है, उसकी बात कर लेते हैं। तो पहला है कि प्लाज्मोलाइसिस ऑफ सेल ऑकर होने लगता है हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से, और ये डिहाइड्रेट कर देता है फूड को बाय ड्रॉइंग आउट एंड टाइंग अप मॉइस्चर। मतलब ये खाने में से पूरा मॉइस्चर बाहर निकाल देता है और पूरे खाने को ये डिहाइड्रेट कर देता है। इट रिड्यूसेस द सॉल्युबिलिटी और ऑक्सीजन इन द मॉइस्चर। ये सॉल्युबिलिटी और ऑक्सीजन को भी कम कर देता है मॉइस्चर के अंदर। ये आयनाइज करता है टू ईल्ड द क्लोरीन आयन, को ईल्ड करने के लिए कि क्लोरीन आयन्स निकलें विच इज़ हार्मफुल टू ऑर्गेनिजम्स। मतलब ये क्लोरीन आयंस को ईल्ड करता है, आयनाइज करता है, ताकि वो हमारे लिए हार्मफुल ना रहें, बिकॉज वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं तो ये उनको बाहर निकाल देता है। एंड इट इंटरफेयर्स विद द एक्शन ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स के एक्शंस के साथ भी इंटरफेयर करता है। नाउ वी हैव प्रिजर्वेशन बाय ड्राई प्रोसीजर। ड्राई प्रोसीजर से कैसे हम अपने खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं। ड्राइंग प्रोसीजर से कैसे हम अपने खाने को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। पहला होता है फ्रीज ड्राइंग। फ्रीज ड्राइंग तो हमें पता है फ्रीज़र में ड्राई अप करना। इट रेफर्स टू द रिमूवल ऑफ वाटर को टोटली रिमूव कर देना फ्रॉम अ प्रोडक्ट वाइल इट इज़ फ्रोज़न बाय सब्लिमेशन। जब हम खाने को फ्रोज़ करते हैं, जमाते हैं, अपने खाने को हम फ्रिज में रखते हैं ठंडा होने के लिए, तब पूरे पानी को ये खाने में से जो है रिमूव कर देता है। फूड इज़ प्लेस इन अ वैक्यूम चैम्बर में खाने को रखा जाता है और एक स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट अप्लाई की जाती है ताकि जो मॉइस्चर कंटेंट है खाने का वो कम हो जाए। द आइस इन द फ्रोज़न फूड अंडर द रिड्यूस्ड, जो आइस होती है फ्रोज़न फूड में अंडर द रिड्यूस प्रेशर ऑफ वैक्यूम की वजह से जो प्रेशर रिड्यूस होता है जिसकी वजह से सारा मॉइस्चर बाहर निकल जाता है, चेंजेस डायरेक्टली टू वाटर वेपर। वो आइस वाटर वेपर में डायरेक्टली चेंज हो जाती है एंड इज कैरिड आउट बाय सर्कुलेटिंग हीटेड एयर के साथ वो निकल जाती है। देयर इज़ लॉस ऑफ विटामिन सी। फ्रीज ड्राइंग में विटामिन सी का लॉस होता है क्योंकि ऑक्सीडेशन टेक प्लेस करता है, बट न्यूट्रिएंट्स आर वेल प्रिजर्व बाय दिस मेथड। लेकिन हम इस मेथड के द्वारा अपने न्यूट्रिएंट्स को, बाकी न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से प्रिजर्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें विटामिन सी का लॉस हो जाता है। द प्रेजेंट क्वालिटी ऑफ फ्रीज ड्राइड मीट्स होती हैं इज़ वेरी सिमिलर टू फ्रेश मीट के जैसे ही होती है इन कलर एंड फ्लेवर, बट थोड़ा टेक्सचर ड्राई हो जाता है और जो फूड मटेरियल है वो थोड़ा टफ हो जाता है। सन ड्राइंग भी हम कर सकते हैं अपने खाने को प्रिजर्व करने के लिए। ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, हमें पता ही है। सन के, सूरज की किरणों के नीचे धूप में सुखाना अपने खाने को, जैसे हम मिर्ची सुखाते हैं पिकल बनाने के लिए, या हम अम्बियाँ सुखाते हैं पिकल बनाने के लिए, अचार बनाने के लिए, तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, काफ़ी टाइम लगता है, घंटे लग जाते हैं। सन ड्राइंग इज़ यूज टू प्रिजर्व मैनी इंडियन फूड को प्रिजर्व करने के लिए सन ड्राइंग मेथड यूज़ होता है। पापड्स भी इस मेथड के द्वारा बनाए जाते हैं और ये काफ़ी सारे वेजिटेबल्स लाइक क्लस्टर बीन्स, चिली, जैक फ्रूट्स को प्रिजर्व करने में भी मदद करता है।
और हम ऑस्मोसिस के द्वारा भी ड्राई अप कर सकते हैं अपने खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं। द फ्रूट इज़ रिड्यूस टू अबाउट 50% ऑफ इट्स ओरिजिनल वेट। जो फ्रूट होता है उसका ओरिजिनल वेट जितना है उससे 50% रिड्यूस कर दिया जाता है। आफ्टर विच इट इज़ ड्रेन, उसको फिर छाना जाता है और आइदर फ्रोज़न, उसको फ्रोज कर दिया जाता है। थ्रू आउट द एंटायर डिहाइड्रेशन प्रोसेस शुगर प्रोटेक्ट करती है उस फ्रूट के कलर एंड फ्लेवर को। इन ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन ऑफ फ्रूट्स में द मेथड इन्वॉल्व इज अ पार्शियल डिहाइड्रेशन ऑफ फ्रूट्स। इसमें पार्शियल डिहाइड्रेशन ऑफ फ्रूट का मेथड इन्वॉल्व होता है बाय ऑस्मोसिस के द्वारा एक कंसनट्रेटेड शुगर या सिरप सोल्यूशन में। तो बेसिकली ऑस्मोसिस जो है वो भी ड्राई अप कर देती है। हम ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा अपना जो फ्रूट है या फूड है उसमें से 50% उसका ओरिजिनल वेट कम करके उसमें से वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट कम कर देते हैं, जिससे जो खाना है वो प्रिजर्व रहता है काफ़ी लंबे समय के लिए। और उसमें जो प्रिजर्वेटिव का काम करती है वो होती है शुगर, क्योंकि वो उसका कलर और फ्लेवर मेंटेन करके रखती है और उसकी क्वालिटी भी मेंटेन करके रखती है। फिर आता है स्प्रे ड्राइंग। इन स्प्रे ड्रायर मिल्क और एग्स को ड्राई किया जाता है पाउडर की फॉर्म में, इन विच द लिक्विड इज एटमाइज्ड, जिसके अंदर लिक्विड को एटमाइज किया जाता है, एटम्स में बदला जाता है, एंड स्प्रेड इनटू अ हॉट एयर स्टीम, और एक हॉट एयर स्टीम में स्प्रे किया जाता है फॉर ऑलमोस्ट इंस्टेंट ड्राई के लिए एक हॉट एयर स्टीम दी जाती है, जिसको मतलब स्प्रे किया जाता है, जिससे जो मिल्क या एग या जो भी आपका फूड मटेरियल है वो पाउडर की फॉर्म में बदल जाता है। स्किम मिल्क, होल मिल्क, फैट एंड रिच्ड मिल्क, इनको भी स्प्रे ड्राई किया जाता है लार्ज क्वांटिटीज़ में। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपना एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कि है हमारा फूड साइंस टॉपिक।